हेलो स्टूडेंट, ये हमारा बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित दूसरा सीरीज़ है। पहला सीरीज़ आप जाके देख सकते हैं। इसमें 30 प्रश्न हम जल्दी से लगा लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले एग्जाम से उठाए गए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन में जो पहला प्रश्न आ रहा है, इसका उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये 9वां नंबर प्रश्न है। जहाँ पे हम पहुँचेंगे तो इसका करेक्ट आंसर मैं वहाँ बताऊँगा। इससे पहले आपको ये पता है कि नहीं, ये आप मुझे करेक्ट आंसर दे दीजिए शुरू में ही, और कोई भी चीटिंग आगे जाके इसका नहीं करेगा कि आगे देख करके इसका कमेंट करे। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न बोलता है भूख और प्यास है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत प्रेरक, ऑप्शन बी जन्मजात प्रेरक, ऑप्शन सी सामाजिक प्रेरक, ऑप्शन डी अर्जित प्रेरक। तो देखिए, ये अर्जित नहीं किया जा सकता, तो कॉमन सी बात है जन्मजात प्रेरक, यानी जन्म से ही सामान्य बात है, हर बच्चों को भूख लगती है, भूख प्यास ये सारी चीजें। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन बी विद्यार्थी केंद्रित, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन डी उद्देश्य केंद्रित। तो देखिए, हर एक जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है वो उद्देश्य केंद्रित हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देरी से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर जो हैं आपको ऑलमोस्ट पॉजिटिव लेने हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थी के साथ क्या करेंगे। तो हर प्रकार के उत्तर आइडियल कंडीशन में और आइडियल उत्तर आप चुनेंगे। इस प्रकार के जो उत्तर का चयन है आपको कोई सिखा या बता नहीं सकता है, ये आपको स्वयं से सीखना है। तो देखिए, इसका ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए। ऑप्शन बी प्रधानाचार्य को बताएंगे। ऑप्शन सी उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। ऑप्शन डी बच्चे से बातचीत करेंगे तथा कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मैं पहले ही बताया कि हमेशा पॉजिटिव उत्तर लेंगे ताकि आपका उत्तर जो है वो करेक्ट हो। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी सृजनवादी, ऑप्शन सी संरचनात्मकवादी, ऑप्शन डी मानवतावादी। तो देखिए, सृजनात्मकवादी आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अक्सर जो है आपको इस प्रकार के प्रश्न को अगर आपने पढ़ा नहीं है तो याद रखिए कि जितना भी है प्रोग्रेसिव, यानी जितना से ज़्यादा हो सके उतना इंफ्रा जो स्ट्रक्चर है बच्चों का वो डेवलप से रिलेटेड आंसर आपको लेना है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। देखिए, हर एक जो शिक्षक है बच्चों को स्नेह करता है तो ये नहीं होगा, ठीक। और क्रोध तो सामान्य बात है, शिक्षक करते ही हैं। दोषारोपण शिक्षक नहीं करते लेकिन बच्चे जरूर करते हैं, लेकिन घृणा का अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसको थोड़ा सा आपको अपने व्यवहारिक जीवन में ला करके इस प्रकार के प्रश्न देखना है जहां पर आप कंफ्यूज हो। छठवां नंबर प्रश्न देखिए, परीक्षा में विद्यार्थी के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए स्मृति एवं समझ आधारित, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ एवं विसंगत, ऑप्शन सी समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, ऑप्शन डी केवल वस्तुनिष्ठ। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, सातवां नंबर प्रश्न, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। देखिए, बहुभाषी का मतलब है बहुत सी भाषा बोलने वाला या जानने वाला, ठीक। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं, किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। ऑप्शन ए है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में बाधा की, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, ऑप्शन सी अध्यापक में कुंठा, ऑप्शन डी सीखने में समृद्ध संसाधन। तो देखिए, अगर कोई एक से अधिक जो भाषा जानेगा तो सामान्य सी बात है वो सीखने में ज़्यादा समृद्ध होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि कक्षा में पढ़ते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो पढ़ाना जारी रखेंगे, ऑप्शन बी पढ़ाना बंद कर देंगे, ऑप्शन सी बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, ऑप्शन डी कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो सामान्य सी बात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कारण जानने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही बोला आइडियल आंसर को ही आपको लेना है। अब 9वां प्रश्न जो मैंने कुछ देर पहले ही आपको स्टार्टिंग में पूछा था, ये प्रश्न है निष्पत्ति लब्धि ए क्यू का सूत्र होता है। तो देखिए, इसका जो सूत्र होता है अगर आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। इसका होता है शैक्षिक आयु बटे होता है वास्तविक आयु, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। शैक्षिक आयु यानी एजुकेशन एज बटे करेंट एज, जो वर्तमान में उसकी एज चल रही है, इंटू 100। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न में आ जाते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए देखिए इसको भी आपको आइडियल ही लेना है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, इसके मध्य में बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। ऑप्शन बी अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। ऑप्शन सी बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे। ऑप्शन डी शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो सामान्य सी बात है कि जो
सारे कौशल है उसका विकास करें, यानी इसके मध्य बच्चों की समस्या का पहचान कर सुधार कर पाएंगे तथा कौशल का विकास कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 11वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के विद्यार्थी या विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चे को शिक्षा का मुख्य धारा में जोड़ने हेतु क्या किया गया है। तो इसका ऑप्शन पढ़ के आप इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जाए। ठीक, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाए। ऑप्शन सी बोल रहा है अलग से विद्यालय खोलने की बात कही जाए। ऑप्शन डी है अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही गई है। तो देखिए विशेष प्रशिक्षण देने की बात कही गई है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं उन लोगों के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है पंचायतों में, आपको शायद पता हो। अगला देखिए 12वां प्रश्न क्या बोलता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने पहले ही बताया है, सुमेलित करों से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न को आपको एक कॉपी में जरूर लिखना चाहिए, मैंने पहली वीडियो में बताया था, उसमें भी मैंने 4 वैज्ञानिक का नाम लिया है, इसमें भी लगभग 3 वैज्ञानिक नए आ रहे हैं, टोटल आपको 7 वैज्ञानिक को बस याद रखना है। इन 7 में से 2 प्रश्न वैज्ञानिक से रिलेटेड आएंगे ही। तो देखिए इसमें यह बोला सही जोड़ी में जो सिद्धांत दिए गए हैं, विभिन्न सिद्धांत, वो किस वैज्ञानिक के हैं। तो पहला दिया है एक तत्व सिद्धांत, किसका है, तो ये अल्फ्रेड बिने का है। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से आप मिलाते हो जाएंगे। बहुतायत या बहुतत्व का सिद्धांत किसका दिया हुआ है, तो थॉर्नडाइक का दिया हुआ है, ये यहाँ पे थॉर्नडाइक का हो गया। समूह तत्व का सिद्धांत किसका दिया गया है, थर्सनेन बसने ने दिया, यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको मिला लेंगे। और त्रिआयामी का सिद्धांत जो इसको गिलफोर्ड ने दिया, ठीक, यहाँ पर चौथा। तो इस प्रकार के सिद्धांत आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे ही, गारंटीड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे। फिर यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड जवाब देखना है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो ही जाएगा। इसमें देखिए उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, दूसरा उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास लेके जाएंगे, तीसरा उसके चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन डी उसके माता पिता से बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, उसके चुप रहने का कारण की जानने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, लगातार उसकी जानकारी लेना, बीच में भी और हर प्रकार से भी। तो ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए है नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना। ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलन या आकलित करना। ऑप्शन सी नियमित रूप से कक्षा की गतिविधियां आयोजन करना। ऑप्शन डी आंकड़ा या ग्रेड प्रदान करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का नियमित रूप से आकलन करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत गृह कार्य सम्मिलित नहीं है, पहले ही ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 16 नंबर प्रश्न बोला है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट हो, यह किसका कथन है। तो देखिए ये जो है टेलर का कथन है, मैं पहले ही आपको बताया कि कुछ वैज्ञानिक आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो RW टेलर का ये कथन है। इस प्रकार की परिभाषाएं आपने पढ़ी ही होंगी, अगर बीएड के दौरान आप पढ़े होंगे तो। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से करते हैं, इसकी जानकारी इन्हें यानी किसको देना है, कैसे देना है, ऑप्शन के आधार पे कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो देखिए सतत रूप से दी जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये बोल रहा है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। अधिगम अक्षम का कहने का मतलब है, यानी अधिगम मैंने पहले ही बताया सीखने, यानी सीखने के लिए अक्षम यानी उसके अंदर क्षमता नहीं है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, उसकी और कोई ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ही है, आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न में ये, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की स्वरूप रेखा 2005 की संतुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए सत्य है और सत्य नहीं में अक्सर आप फंसेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना। ऑप्शन बी ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना। ऑप्शन सी राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना। ऑप्शन सी परीक्षाओं में लचीलापन। तो देखिए इसमें विश्वविद्यालयों में राजनीति से मुक्त करना, देखिए वर्तमान में आप देखेंगे कि हर स्कूल क्षेत्र राजनीति से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न बोला है, बच्चों को भाषाई विषय के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए।
सामान्य सी बात है, उनको अवसर देना ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगला देखिए, भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए। हाँ, ये भी करनी चाहिए। ऑप्शन सी, लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कक्षा में जो जानकारियां हैं, ऑप्शन नंबर उसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके साथ डिटेल से बताऊंगा मैं। ऑप्शन नंबर 1, कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप। ऑप्शन बी, रोज एक जैसी होनी चाहिए। ऑप्शन सी, एक ही लाइन में बच्चे को बैठना चाहिए। ऑप्शन डी, इस प्रकार से होनी चाहिए कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सके। तो देखिए, हर प्रकार की गतिविधियों के आधार होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि देखिए पहले समझ लीजिए होता क्या है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि ये होता है, जैसे बहुत से लोग हैं, हर व्यक्ति के बीच उनको समझना, उन क्षमताओं को समझ जाना, ये अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत आता है। इसमें ऑप्शन के आधार पर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों को पहचानना। देखिए ये वैयक्तिक बुद्धि हुआ। ऑप्शन बी, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल। तो देखिए मोटिवेशन के अंतर्गत आ गया। ऑप्शन सी, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में शिक्षक की भूमिका क्या है, ज्ञान देने की, सुगमकर्ता की, मित्र की, डी प्रबंधक की। तो देखिए सुगमकर्ता की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ धीमी गति से, तो इन परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो सामान्य सी बात है, जो बच्चे नहीं सीख रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इस आधार पे आप ऑप्शन पढ़ के इसका उत्तर लगा ही सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले से इसका ऑप्शन पढ़ लिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कट जाएगा। तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे, ठीक। ज़्यादा समय किसको लेंगे, जो धीमी गति से सीखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है। तो देखिए मैंने पहले ही बोला कि आइडियल कंडीशन को ही आपको लेना है। ऑप्शन नंबर ए है, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाए, ठीक। ऑप्शन बी, बातें करने वाले को दंडित करता हो। ऑप्शन सी, उदासीन हो। ऑप्शन डी, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक थे। तो मैंने देखिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, जो किलपैट्रिक है वो जो प्रयोजन विधि के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया में के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। तो देखिए किसी का अपन मूल्यांकन करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, तो उद्देश्य, अधिगम, अनुभव एवं मूल्यांकन के उपकरण के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, कक्ष की वातावरण किस प्रकार की होना चाहिए। तो याद रखिए मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, ठीक। अनुशासन, देखिए यहाँ पे उपरोक्त सभी रहता, तो बस शोरगुल भला इसको बस छोड़ करके, मतलब बी नंबर को छोड़ करके बाकी सारे इसके अंतर्गत आते हैं। शांत, अनुशासन से परिपूर्ण और मित्रतापूर्ण, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मित्रतापूर्ण को हम लेंगे, याद रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न में आप फंसेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखिए, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो कठोर शिल्प यानी हार्डवेयर, तो हार्डवेयर किससे रिलेटेड होगा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, किशोरावस्था में बच्चे को किस प्रकार की समस्या होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, शारीरिक, मानसिक, ये सारी चीज़ें, उथल पुथल का समय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार का जो ये कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसका जो है आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी प्रकार का भी दिक्कत हो तो आप वहाँ से हमको पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड